चलो शैल वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म किया हमने। हाँ, प्लीज कम टू द नोटबुक नाउ एंड प्लीज राइट डाउन कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। प्लीज राइट डाउन कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। read in detail on page number 171. Categories of share capital, read in detail on page number 171. तो शेयर कैपिटल के कैटेगरीज क्या क्या निकल के आते हैं वो अभी हमें यहां पे समझना है। ये बात ऑलरेडी अपने लॉ में कंप्लीट की है, दोबारा इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कैपिटल का टाइप है वो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल। एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते करते कैपिटल के कैटेगरीज समझते हैं। ठीक है ना। A company had an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. So what is this, my friends? This is authorized capital. It is decided to issue 60,000 shares for subscription. So how many shares are issued? 60,000 shares are issued for subscription and received application for 70,000 shares. तो दोस्तों आप ही बताओ, अगर 70,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए हैं, अगर आपका ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स का है एंड अगर आपने सिर्फ 60,000 शेयर्स इशू किए थे लेकिन एप्लीकेशंस कितने आए बदले में 70,000, तो आप शेयर्स अलॉट कितने कर सकते हो? 60,000 ही अलॉट कर सकते हो। जितने शेयर्स आपने इशू किए हैं उससे ज्यादा शेयर्स आप अलॉट कभी भी नहीं कर सकते हो, इवन इफ योर ऑथोराइज कैपिटल इज मोर देन योर इशूड कैपिटल। तो यहां पे इशूड कैपिटल कितना है? 60,000। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? 60,000। इशूड कैपिटल 60,000। पहले कंपनी शेयर्स इशू करती है, बाद में पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है। इशूड कैपिटल 60,000, सब्सक्राइब कैपिटल 60,000। आर यू गेटिंग इट? अब ये मत बोलना कि सब्सक्राइब कैपिटल 70,000 शेयर्स है। एप्लीकेशन आया है बट बेटा कैपिटल तो है नहीं ना वो 10,000 शेयर्स। हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, हमने अलॉट कितने किए शेयर्स? 60,000। तो सब्सक्राइब भी 60,000 ही बोलेंगे। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि एप्लीकेशन 70,000 आया मतलब सब्सक्राइब 70,000 है। नहीं नहीं, सब्सक्राइब कैपिटल 60,000 ही मानना है। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ। अब ये 60,000 शेयर्स का 10 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए आना चाहिए। ओके, ध्यान से सुनना बेटा। इट अलॉटेड 60,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड द रिमेनिंग एप्लीकेशन। ये तो होना ही था। तो इशूड कैपिटल 60,000, सब्सक्राइब कैपिटल 60,000। अप टू 31 मार्च 22 इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड ₹9 पर शेयर। तो दोस्तों आज 31 मार्च 2022 है और इस तारीख तक हमने सिर्फ 9 रुपीज ही डिमांड किए हैं। सिर्फ 9 रुपीज ही डिमांड किए हैं। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आ रहा है? तो मित्रों आप ही बता दो, अगर सिर्फ 9 रुपीज डिमांड की है तो कितने डिमांड नहीं किए हैं? 1 रुपी। इज इट राइट? तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ होगा? जब आपने 9 रुपए का कॉल किया है तो 9 रुपए से क्रेडिट हुआ होगा। यानी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा कितने रुपए का? 60,000 शेयर इंटू 9 रुपए।
5,40,000. Now what is this 5,40,000? 6 lakh was your issued capital. 6 lakh was your subscribed capital. Now what is this 5,40,000? Called up capital. हमने कॉल किया है 9 रुपए का, बट एक नलायक यहां पे है, देखो, all shareholders have duly paid the amount called except one shareholder holding 5,000 shares who has paid only 7 rupees per share. तो उसने बस 7 रुपए का पेमेंट किया, यानी 2 रुपए पैसे, 2 रुपए उसने नहीं दिए हैं 5,000 शेयर्स के ने। आपका कॉल्ड अप कैपिटल 5,40,000 का है और उसमें से 10,000 रुपए नहीं आए हैं। आपका कॉल्ड अप कैपिटल 5,40,000 का है और उसमें से 10,000 रुपए नहीं आए हैं। इसका मतलब आपका पेड अप कैपिटल कितना हुआ? 5,30,000। और यही फिगर है जो आपके बैलेंस शीट में दिखता है। आर यू गेटिंग दिस? बैलेंस शीट में एक्चुअली दोनों भी दिखते हैं। जब हम कॉल करेंगे, दोस्तों ध्यान से सुनना, जब हम कॉल करेंगे तब हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल हमेशा आपके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, यानी आपके इक्विटी कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस कितने का दिखेगा? 5,40,000 का। आपके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस दिखेगा 5,40,000। तो सर उसमें से 9,000 10,000 तो आए नहीं है ना? आए नहीं है तो क्या हुआ? कॉल तो किया था ना। कॉल किया था तो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था कि नहीं? जब आपने कॉल किया था तब आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था कि नहीं? जब आपने कॉल किया था तब आपने इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया था कि नहीं? तो इन 5,000 शेयर्स के लिए भी आपने वो 2 रुपए का कॉल क्रेडिट किया होगा कि नहीं? यानी आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से दिख रहा है? 5,40,000 कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये जो 2 रुपए नहीं आए हैं पर शेयर 5,000 शेयर्स के लिए, यानी 10,000 रुपए जो नहीं आए, इसको आपने कौन से अकाउंट में रखा है? आपने कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया था, लेकिन डेबिट कौन सा अकाउंट किया था उस वक्त? इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, मे बी फाइनल कॉल होगा आपका, नहीं, सेकेंड कॉल होगा, फर्स्ट कॉल होगा, आई डोंट नो। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा होगा आपका 5,000 शेयर्स इंटू 2 रुपए, या फिर दूसरा कौन सा? कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा होगा। तो कॉल्ड अप कैपिटल में से जब मैं कॉल्सिन एरियर्स माइनस करता हूं, दैट विल गिव मी माय पेड अप कैपिटल, एंड पेड अप कैपिटल का फिगर हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बट इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। कौन से? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे कितने का? 5,40,000 का। एंड दूसरा अकाउंट कौन सा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, जिसमें डेबिट बैलेंस दिखेगा कितने का? 10,000 का। इन दोनों को नेट करके हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सवाल यहां पे यह है कि प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट देयर आर नो अदर डिटेल्स। तो दोस्तों बस शेयर्स इशू करने का बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है? शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में। ऐसे तैसे टी फॉर्मेट बना के नहीं चलेगा, तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में कंपनी का बैलेंस शीट बनाना होता है। तो चलो लेट्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट। राइट डाउन दोस्तों, बैलेंस शीट कंपनी का नाम नहीं दिया है ना, तो लिखना है डैश 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 लिमिटेड। डैश 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 लिमिटेड, यानी कंपनी का नाम। अगले लाइन पे लिखना है बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020। बैलेंस शीट
एज एट 31st March 2022, सॉरी 22. शैल वी स्टार्ट? अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्चुअली हमें पढ़ना ही है, तो यूनिट नंबर 1 में जाना पड़ेगा. ओके, मैं पहले यूनिट नंबर 1 ओपन करता हूँ. मैंने आपको बताया था ना कि वो मैं आपको फ्यूचर में कभी पढ़ाऊंगा जब जब बैलेंस शीट बनाने की जरूरत आएगी. तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको दिमाग में डालनी है कि आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का चैप्टर नहीं है. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी आपके सिलेबस में, बोलो, आपके सिलेबस में नहीं है. ओके, तो इसका मतलब हमें वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा का पूरा याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ओके, अब यूनिट 1 जो है उसमें हमें ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है. शेड्यूल 3 आपके कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 ये फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें पार्ट 1 जो है वो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है. ये फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, फॉर्म, FORM. प्लीज चेंज इट. फ्रॉम ऑफ बैलेंस शीट नहीं हो सकता है, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट. ओके, नेम ऑफ द कंपनी, पहले आपको कंपनी का नाम लिखना है, फिर बैलेंस शीट एज एट लिखना है. ओके, रुपीज आप इन थाउजेंड्स लिखना चाहते हो तो इन थाउजेंड्स लिखो, इन करोड़ लिखना चाहते हो इन करोड़ लिखो, इन लैक्स लिखना चाहते हो इन लैक्स लिखो. क्वेश्चन जैसा है वैसा हम रुपीज लिखेंगे. अगर क्वेश्चन में सिर्फ रुपीज लिखा है तो हम रुपीज ही लिखेंगे. क्वेश्चन अगर थाउजेंड्स में है तो हम थाउजेंड्स में रुपीज लिखेंगे. समझ में आ रही है बात? फाइन. अब ये सर बैलेंस शीट बनेगा कैसा? अर्लियर हमारा टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनता था. लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते थे? लाइबिलिटीज. एंड राइट हैंड साइड को हम एसेट बोलते थे. एसेट में जनरली हम कौन से एसेट्स ऊपर लिखते थे? फिक्स एसेट्स. एंड बाद में कौन से लिखते थे? करंट एसेट्स. एंड लाइबिलिटीज में हमेशा पहले कैपिटल लिखा जाता था, बराबर है क्या? एंड उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिखे जाते थे, एंड फिर शॉर्ट टर्म एंड करंट लाइबिलिटीज लिखे जाते थे. बोलो हाँ या ना? अरे दोस्तों बोलो. फाइन. तो दिस वाज द प्रेजेंटेशन एज पर नो फॉर्मेट. कोई भी फॉर्मेट नहीं था यहाँ पे. फिक्स एसेट में पहला कौन सा लिखना है, कोई रूल नहीं था, बराबर है ना? कभी कभार हम डेटर्स भी पहले लाइन पे लिख सकते थे, बट अब ऐसा नहीं चलेगा. अब शेड्यूल 3 में यही प्रेजेंटेशन आपको यूज करना है. तो आपके बैलेंस शीट की शुरुआत हमेशा किससे शुरू होनी चाहिए? अब सिर्फ लाइबिलिटीज लिख के नहीं चलेगा. क्या लिखना है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपकी डिवाइड होती है 4 पॉइंट्स में, 1 2 3 4, जिसमें से पहला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड. हमें सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस देखने. समझ में आ रहा है क्या? तो इश्यू ऑफ शेयर्स में आप लोग बेसिकली इतने सारी एंट्रीज पास करने के बाद कितने अकाउंट्स ऑपरेट करते हो? नंबर ऑफ अकाउंट्स बोलो जो आपने ओपन किए हैं और उसमें बैलेंस रहेगा, ऐसे कितने अकाउंट्स? बैलेंस शीट डेट पे बैलेंस रहने वाले अकाउंट्स कितने? इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट. अच्छा, जो बैलेंस दिखाएगा कौन सा बैलेंस दिखाएगा? क्रेडिट बैलेंस, बराबर है कि? और दूसरा अकाउंट कौन सा ओपन रह सकता है? बैंक एक ओपन रह सकता है, मतलब उतना ही पैसा बैंक में जमा होगा, बस इतने ही 2 अकाउंट ओपन रहता है. कॉल्सिन एरियर्स भी रह सकता है. अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है तो उतना पैसा हम कॉल्सिन एरियर्स में लिख के रखते हैं ना. या फिर कॉल्सिन एरियर्स के बदले जो भी कॉल का पैसा है वो कॉल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा. यानी पॉसिबिलिटी ये है कि बस इतने ही अकाउंट हमारे बैलेंस दिखाएंगे, बाकी सारे अकाउंट ओपन होके क्लोज होते हैं. जैसे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन होके क्लोज होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट ओपन होता है बाद में क्लोज होता है. नहीं क्लोज हुआ तो वो बैलेंस दिखाएगा. यानी कुल मिला के कॉल अकाउंट बैलेंस दिखा सकता है, या फिर इन कॉल अकाउंट के बदले एक ही अकाउंट, कौन सा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बैलेंस दिखा सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिखा सकता है, एंड बैंक अकाउंट बैलेंस दिखा सकता है. 3 अकाउंट है मतलब इनडायरेक्ट. कॉल्स इन एडवांस भी बैलेंस दिखा सकता है. वेरी गुड. कॉल्स इन एडवांस भी अकाउंट बैलेंस दिखा सकता है. तो 4 अकाउंट है, बस उन 4 को इस बैलेंस शीट में कहां पे दिखाना है वो हमें समझना. आर यू गेटिंग इट?
बाकी पूरा बैलेंस शीट मैं एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी हमने ये ग्रुप 2 में इंटरमीडिएट में अभी मैंने खत्म किया ये कल। बात ये नहीं है कि मुझे नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ा था, बात ये है कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है ना। तो जितना रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट हमें करने की जरूरत है उतना ही यहाँ पे हम करेंगे। बाकी मैं खाली पीली आपको बताऊंगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है ये बता दूंगा, टेंशन मत लो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ये भी आगे आने वाला है अपने को, डिबेंचर्स में, डिबेंचर्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है ना। इनडायरेक्टली हमारी लाइबिलिटी साइड वही है, बस वो लेफ्ट हैंड साइड को थी, अब पहले आ गई। अब इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें दो कॉलम्स बनते हैं राइट हैंड साइड को, वो कौन से, करंट पीरियड का फिगर्स एंड प्रीवियस ईयर का फिगर्स कंपलसरी देना पड़ता है शेड्यूल 3 के अनुसार, यानी कंपैरेटिव पिछले साल का परफॉर्मेंस भी दिखना चाहिए शेयर होल्डर्स को, फिर तभी तो कंपैरिजन होगा ना। मान लो करंट ईयर में सेल्स दिखा 10,000 करोड़ और पिछले साल में दिखा 20,000 करोड़, तो क्या समझेगा आपको, कंपनी घटिया परफॉर्म कर रही है, पिछले साल जितना भी सेल नहीं कर रही है। आर यू गेटिंग दिस? क्या रीजन हो सकता है उसका, ढूंढने पे जाओगे आप लोग, और कंपनी के शेयर खरीदोगे क्या फिर, ऐसा सेल घटता हुआ दिखा तो नहीं खरीदोगे। आर यू गेटिंग इट? तो आपको दोनों कॉलम का देना है डेटा, बट आपके एग्जाम से में मोस्टली एक ही ईयर का डेटा होता है, तो हम एक ही कॉलम बनाते हैं। इज इट राइट? अरे बोलो ना। ये नोट नंबर क्या है, अब शेड्यूल 3 का फॉर्मेट हर एक आइटम के लिए सेपरेट नोट्स टू अकाउंट्स बनाता है। नोट्स टू अकाउंट्स कहां पे बनाने हैं, बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट पी एंड एल के नीचे। इज इट राइट? हाँ तो दोस्तों ये नोट रेफरेंस मतलब शेयर कैपिटल की सारी बातें कौन से शेड्यूल में होंगी, शेड्यूल 1 में। यहां पे सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट दिखेगा, कौन सा अमाउंट दिखेगा यहां पे, पेड अप अमाउंट। कौन सा अमाउंट दिखेगा, पेड अप अमाउंट। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉल्ड अप अमाउंट माइनस कॉल्स इन एरियर्स वो हमें करना कहां पे है, शेड्यूल 1, एंड पेड अप अमाउंट यहां पे दिखेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे प्रॉफिट्स के फिगर्स दिखेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करते हैं ना हम लोग, वो एक अकाउंट ओपन रह सकता है, देखो इक्विटी कैपिटल के साथ कौन सा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर प्रीमियम पे शेयर इश्यू कर रहे हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी बैलेंस दिखेगा, वो हमें कहां पे डाल देना है, रिजर्व एंड सरप्लस में। बाकी करंट ईयर में प्रॉफिट कमाओगे वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे अलग अलग किस्म के रिजर्व हमें रिकॉर्ड करना है। ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये क्या है, कभी कभार कंपनी शेयर इश्यू नहीं करती है, कभी कभार कंपनी शेयर वारंट इश्यू करती है। शेयर वारंट एक बियरर डॉक्यूमेंट है जो फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट होता है। मतलब अभी आपको खरीदना क्या है कंपनी से, शेयर वारंट, तो कंपनी अनाउंस कर देगी कि हम शेयर वारंट इशू कर रहे हैं, जिस किसी को भी खरीदना है वो 10,000 रुपए के शेयर वारंट्स खरीद लो, फ्यूचर में हम जब शेयर्स इशू करेंगे तो वो वारंट्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अभी वो शेयर नहीं है, अभी वो वारंट है, और ये बियरर डॉक्यूमेंट है, ये आप एक दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो। फ्यूचर में जो कोई भी वारंट लेके आएगा उसको शेयर दिए जाएंगे। तो एक 10,000 के शेयर वारंट के बदले हम 5 शेयर देने वाले मान लो, या फिर 10 शेयर देने वाले हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो ऐसा हमने वारंट इशू कर दिया और लोगों ने वो वारंट खरीदा। राइट नाउ इट इज अ वारंट, बट एट सम स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर इट विल बिकम अ शेयर। तो जिनको इच्छा है वो खरीदेंगे, जैसे एक प्रकार से शेयर ही हुआ ना ये। अभी बस शेयर कैपिटल नहीं बोल रहा, मतलब अभी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड कब मिलेगा, शेयर बन जाने के बाद। खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो छोड़ दो। हमने इशू करने का काम किया, जिसको खरीदना है हम प्रोडक्ट दिखाने का काम करेंगे मार्केट में, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, जिसको शेयर्स में इंटरेस्ट है कंपनी के वो वारंट खरीदेगा, मे भी सस्ते में दे देंगे वारंट थोड़े से। आर यू गेटिंग दिस? मतलब कंपनी को पैसा मिल गया बट उसको शेयर कैपिटल बोलने की जरूरत नहीं है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, बट ये शेयर कैपिटल ही होने वाला है फ्यूचर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, शेयर होल्डर्स का फंड बोलते हैं। शेयर होल्डर्स का फंड मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा। तो शेयर होल्डर्स का पैसा कैपिटल के थ्रू कंपनी में लगा रहता है। शेयर होल्डर्स का पैसा मतलब प्रॉफिट्स के बैलेंसेस, प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है वो आप तो प्रोप्राइटरशिप में आसान था, प्रोप्राइटरशिप में आप वो प्रॉफिट कहां पे भेजते थे, कैपिटल अकाउंट में ऐड करते थे। बट यहाँ पे कैपिटल में ऐड करके नहीं चलेगा, यहाँ पे कहां पे रखना है वो, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट मोस्टली नहीं होता है हमारे क्वेश्चंस में। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब क्या, मान लो 28 मार्च को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड किया है, 28 मार्च 2023, और अलॉटमेंट हो रहा है 4 अप्रैल 2023 को। तो 28 मार्च को आपने क्या एंट्री मारी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड अलॉटमेंट कब किया? 4 अप्रैल को, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो 31 मार्च को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा कि नहीं? वो कहां पे दिखाऊं? इज इट अ कैपिटल? नो। इज इट अ लाइबिलिटी? यानी अदर लाइबिलिटी है क्या? ये नॉन करंट लाइबिलिटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। पैसा वापस भी देना नहीं है मुझे, मुझे क्या करना है? शेयर्स अलॉटमेंट का काम पेंडिंग है, तो तब तक ये पैसा यहाँ पे दिखाना है। 31 मार्च के दिन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। आपको बात समझ में आई? क्रेडिट बैलेंस होता है ना, उसको बस यहाँ पे इसके सामने नंबर लिख देना। समझे क्या रे बच्चों? हाँ। अब तो मालिक लोगों की सारी बातें हो गई, अब बचे बाहर के लाइबिलिटी होल्डर्स। बाहर के लाइबिलिटी होल्डर्स को दो पार्ट्स में बांटना है, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में बस ये पॉइंट नंबर ए अकेला इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिबेंचर्स का जो क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ पे दिखाना है, और डेबिट बाकी का कहां पे होगा? बैंक में। आर यू गेटिंग इट? हाँ, बाकी ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपके किसी काम के नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछा जाता है तो मोस्टली इस पार्ट से रिलेटेड ही पूछा जाता है। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? अरे बोलो। चलो आगे बढ़ू क्या? नॉन करंट एसेट्स, ये सब एसेट्स को ऐसे डिस्क्लोज करना है। इसमें सिर्फ हमें करंट एसेट्स में एक आइटम इंपॉर्टेंट लगता है, कौन सा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हम बैंक बैलेंस लिखते हैं। हमारा बैंक बैलेंस अभी बढ़ेगा ना शेयर्स इशू करने के बाद, तो बस हमें ये 3-4 हेड्स सिर्फ प्रेजेंटेशन के सीखने हैं। तो क्या हम इसके लिए पहला बैलेंस शीट बना दें जो हमने शेयर्स इशू किए उसके लिए? चलो लेट्स प्रिपेयर इट। विद प्रैक्टिस आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो, हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट बनाए भी है टी फॉर्मेट में, बस अभी वो टी फॉर्मेट के बदले शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में अभी बनाऊंगा। तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3? सीरियल नंबर, particulars, right hand side 1 column rupees. Shall we begin? Serial number 1, equity and liabilities. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शुरू करेगा दोस्तों। इसके अंडर पॉइंट नंबर 1 कौन सा है? शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें पॉइंट नंबर ए कौन सा है? शेयर कैपिटल, जिसका नोट नंबर हम लिखेंगे 1। तो 1 नंबर के नोट में हम ये पूरा डिटेल्स देंगे, क्योंकि शेड्यूल 3 आपको वो करने के लिए बोलता है, पूरे डिटेल्स देने आपको, ठीक है? शेयर कैपिटल, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस वैसे हमारे क्वेश्चन में नहीं आने वाला है अभी, तो खैर इसको पेंडिंग रख देते हैं, इसका शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। एंड फिर ये हुआ हमारा लाइबिलिटी साइड का एक्सट्रैक्ट, और फिर हम लोग लिखेंगे रोमन 2 एसेट्स, और एसेट्स में करंट एसेट्स, एंड करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंस। इसके लिए शेड्यूल नंबर 2 बनाएंगे, इसके लिए शेड्यूल नंबर 2 बनाएंगे। क्लियर है क्या दोस्तों?
फिर ये बैलेंस शीट की टोटल भी यहाँ पे लिखेंगे। टोटल अगर टैली होने की चांसेस है तो आप टोटल लिखो, अदरवाइज दिस इज नथिंग बट दी एक्सट्रैक्ट। तो टोटल करने की भी जरूरत नहीं है, बस हमारे शेयर कैपिटल से जुड़े हुए अकाउंट्स हम इसमें दिखा रहे हैं। देर आर सो मेनी अदर अकाउंट्स ऑल्सो जो हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे। ओके चलो, क्वेश्चन के अनुसार शेड्यूल 1 बनाते हैं। इसको हमेशा ऐसे लिखना है, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, जिसका फॉर्मेट होता है राइट हैंड साइड ओनली 2 कॉलम्स, रुपीज रुपीज। शुरू करूं? चलो, अब नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट शेयर कैपिटल का है। शेड्यूल 3 बोलता है शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग आप लोगों को सारे डिटेल्स देने हैं। जैसे कि पहला डिटेल देना है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। हमेशा बताते रहिए पहले कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है। उसके लिए मुझे क्वेश्चन रेफर करना पड़ेगा। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहां पे ऐसे लिखना है और अगले लाइन पे क्या लिखना है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हाउ मच? 10 lakhs। और इसको डबल अंडरलाइन कर देना। नेवर टेक दिस नंबर इनटू योर टोटल बिकॉज दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड। शेयर होल्डर्स को पता चलना चाहिए कि आपकी कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल इशू कर सकती है। शेड्यूल 3 में बोला गया है कि ऐसे प्रेजेंटेशन करो कंपलसरी। ओके, वंस यू राइट डाउन द ऑथोराइज कैपिटल, the next thing which you have to disclose is issued and subscribed capital। एक्चुअली अलग अलग डिस्क्लोजर देना है। इशूड कैपिटल अलग से दिखाना पड़ता है, सब्सक्राइब कैपिटल अलग से दिखाना पड़ता है, बट दोनों सेम होने के कारण मैं दोनों एक जैसा लिख रहा हूं, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड माय फ्रेंड्स? 60,000 शेयर्स। दोस्तों एक चेंज करो, इशूड सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, तीनों आ गए। यहां पे तीनों भी 60-60-60 ही है ना। अलग अलग होता तो बात अलग होती। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इनर कॉलम में लिखना है 6 लाख रुपए। क्या सब लोग एग्री करते हो? अब नेक्स्ट लाइन पे लिखना है लेस कॉल्स इन एरियर्स। लेस कॉल्स इन एरियर्स। हाउ मेनी शेयर्स का कॉल नहीं आया है? 10,000 शेयर्स, सॉरी 5,000 शेयर्स इंटू ₹2, 10,000। तो 6 लाख में से 10,000 जाते हैं तो बचेगा 5 लाख। अरे यार, ठीक है ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, रुको। 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹9 कॉल्ड, बराबर है क्या? और ये अमाउंट आएगा 5 लाख
40,000 रुपए, बराबर है ना? 9 रुपए ही कॉल्ड है ना, फाइन। तो 5,40,000 करेक्ट है क्या दोस्तों? तो आपके इक्विटी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितना होगा? 5,40,000। एंड कॉल्स इन एरियर्स में बैलेंस कितना है? 10,000। तो नेट बैलेंस हमें कितना दिखना है? 5,30,000, जो बैलेंस शीट में जाता है, याद रखना। ये 5,40,000 जो है, ये बैलेंस इन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ये बैलेंस इन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, समझे क्या रे बच्चों? और ये 10,000 कौन सा है? बैलेंस इन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट है। ठीक है, बैलेंस इन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो आपके शेयर कैपिटल शेड्यूल की टोटल कितनी आ जाएगी? 5,30,000। और ये हमें ऊपर यहाँ पे बैलेंस शीट में 5,30,000 लिखना है। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं आएगा। अब शेड्यूल 2 बनाते हैं। शेड्यूल 1 के बाद उसके बराबर नीचे शेड्यूल 2, रुपीज रुपीज कॉलम है ही ऊपर बनाए हुए, ठीक है ना? बस हमें लिखना है कैश एंड बैंक बैलेंस। कितना बैलेंस होगा दोस्तों? 5,30,000 ही होगा ना। हमने 60,000 शेयर्स के 9 रुपए डिमांड किए थे, जिसमें से सिर्फ कितने रुपए नहीं आए? 10,000 नहीं आए। तो 5,40 में 10 गए, 5,30 का बैलेंस रहेगा कि नहीं अकाउंट में? बोलो ना बच्चों। तो कैश एंड बैंक बैलेंस 5,30,000 लिख दो यहाँ पे। तो बैलेंस शीट टैली होगी क्या? यस। बस इतना ही प्रेजेंटेशन हमें सीखना है आगे के क्वेश्चंस में। डू यू गेट दिस माय फ्रेंड्स? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। करोगे ना सॉल्व? करो। यस, बाय योरसेल्फ। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व किए हैं, पहले से सॉल्व करो। क्या करना है यहाँ पे? एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 10 लाख शेयर्स इशू किए हैं। ऑन एप्लीकेशन 20 रुपए लेने हैं, ऑन अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 30, फाइनल कॉल 20। कितना आया टोटल देखो? तो 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 100 रुपए का इशू प्राइस है। ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। तो बराबर 10 लाख एप्लीकेशन आए, 10 लाख अलॉटमेंट कर दिया। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 20,000 शेयर्स पेड द होल अमाउंट ड्यू अलोंग विद द अलॉटमेंट। तो एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के साथ ही पूरा पैसा भर दिया। ये अगले 2 कॉल भी उसने दे दिए। कितने शेयर्स थे उसके पास? 20,000 शेयर्स। ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिख लिख के आप लोग इसको कंप्लीट करोगे। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग ऑल सम्स ड्यू आर रिसीव्ड। इंटरेस्ट वाज पेड टू द शेयर होल्डर कंसर्न ऑन 1 जनवरी 2023। एक्चुअली उसका पैसा आया कब है हमारे पास एक्स्ट्रा? 1 मई को। ओके,
फर्स्ट में के बाद पहला कॉल कब किया? 1 अक्टूबर को। उसको 1 फरवरी तक का इंटरेस्ट देना है, 1 मई से 1 फरवरी तक का इंटरेस्ट दे दो, बात खत्म। करोगे क्या? चलो करो, बाद में आंसर चेक करते हैं। गो अहेड।
चलो एक बार एंट्रीज डिस्कस करते हैं हम लोग। Check your answer. Is this the same question? बराबर है ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, रुपीज इन लैक्स लिखा है आपका। आपने क्या किया? रुपीज इन लैक्स लिखा या करोड़ लिखा? अच्छा, रुपीज इन करोड़ लिखा आपने। क्वेश्चन में बोला है ऐसा कुछ नहीं। इट इज अप टू यू कि आप लोग क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट ने रुपीज इन लैक्स लिखा है, मैं इसके हिसाब से आंसर बता रहा हूँ। आपने अगर करोड़ लिखा है तो आई थिंक आपका 2 करोड़ एंट्री आया होगा। नहीं तो कुछ कुछ लोगों ने सब नंबर लिखे होंगे जिनका ज्यादा समय गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज अप टू यू, आप लोगों को कॉल लेना है वहां पे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 200 lakhs 200 lakhs। देन May 1 को एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 200 lakhs। कुछ लोगों ने एडवांस पे किया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को जाएगा 3 करोड़, बराबर है क्या? टू शेयर कैपिटल 5 करोड़। इज इट राइट? नहीं आया एंट्री? सेपरेट एंट्री किया है तो भी चलेगा। सेपरेट एंट्री के केस में एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 200 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 300 टू शेयर कैपिटल 300। इट्स ओके, सेपरेट एंट्री ही सही है। आगे बढ़ता हूं। देन बैंक अकाउंट डेबिट 310 टू शेयर अलॉटमेंट 300 एंड टू कॉल्स इन एडवांस 10 lakhs। इज इट राइट? क्या सभी बच्चों का ये आंसर आया बराबर? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ पे। बराबर है? ओके गुड। देन उसके बाद अक्टूबर 1 को शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 300 300। इज इट राइट? फिर बैंक अकाउंट डेबिट 294, बैंक अकाउंट डेबिट 294, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 6 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 300, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 300। एंड देन February 1 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 200। इज इट राइट? एंड February 1 बैंक अकाउंट डेबिट 196, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 4 टू शेयर फाइनल कॉल 200। इज इट राइट? नेक्स्ट, इंटरेस्ट के एंट्रीज किया आपने, 0.66 आया क्या इंटरेस्ट? किया नहीं एंट्री? इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना। चलो करो। इंटरेस्ट कहां से कहां तक का निकलेगा? अरे बोला है ना क्वेश्चन में, इंटरेस्ट 1 फरवरी तक का। इंटरेस्ट वाज पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑन 1 फरवरी। तो इंटरेस्ट कहां से कहां तक का निकालेंगे? यहां पे दिया है, देखो कैलकुलेशन। 6 लाख रुपए 1 मई को आए हैं हमारे पास, लेकिन पहला कॉल ड्यू कब तक का था? 1 अक्टूबर तक का। कैन यू सी द कैलकुलेशन ईयर? सभी बच्चों को सब इंटरेस्ट बराबर निकाला जिन्होंने एंट्री की? यस, वेरी गुड। जिन्होंने एंट्री नहीं की है प्लीज ध्यान दीजिए। एक बंदा है जिसने कितने शेयर्स का पैसा एडवांस में भरा है? 20,000 शेयर्स का पैसा। कितना? 50 रुपए। अब 20,000 में से 30 रुपए, 20,000 शेयर के 30 रुपए के हिसाब से कितने रुपए देखो जरा? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए कब आने चाहिए थे?
1 अक्टूबर को आने चाहिए थे, बट आए कब है? 1 मई को ही आए हैं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा। तो 6 लाख पे, 6 लाख रुपए पे फर्स्ट में से 1 अक्टूबर, ये वर्किंग नोट कृपया करके लिख लीजिए। एंड अगले 4 लाख रुपए पे फर्स्ट में से 1 फरवरी, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 36,000 रुपीज। ऐसे कुल मिला के 66,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। 4 लाइन छोड़िए पहले एंट्रीज के लिए, ये 4 लाइन छोड़िए एंट्रीज के लिए, देन राइट डाउन द वर्किंग नोट, वर्किंग नोट ऑफ इंटरेस्ट, प्लीज राइट इट डाउन। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा है तो भी चलता है, वर्किंग नोट सेपरेट बनाया तो भी चलता है। तो कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ अभी? हैव यू पास द बोथ द एंट्रीज?
लास्ट 2 एंट्रीज आपने पास किए ये इस प्रकार से। चलो मतलब आ रहा है एंट्रीज करना जरूरी है, ये सब पहला बेसिक एंट्रीज आना जरूरी है। मोस्टली क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं, फॉरफीचर पे आते हैं, लेकिन फॉरफीचर के लिए मुझे ये एंट्रीज समझनी बहुत जरूरी है। डू गेट इट? चलो आगे बढ़ू क्या? क्वेश्चन नंबर 19 and 20 is your today's homework. 19 नो नो 19 and 21 करना, 21 19 and 21 इज योर होमवर्क। ठीक है, कल ये पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम फॉरफीचर शुरू करेंगे, कल से फॉरफीचर की बातें शुरू हो जाएगी। तो 19 and 21 जिसमें फॉरफीचर नहीं है आप लोगों को होमवर्क करना है। चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में। डे आफ्टर टुमारो मेरे घर में एक मेरे कजिन सिस्टर की शादी है, रोज मेरा वही फंक्शन में वगैरह चल रहा है। तो डे आफ्टर टुमारो मेरा क्लास नहीं है, मेरा बस अकेले का। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो इज देयर, सिर्फ एक दिन की छुट्टी शादी के लिए ले रहा हूँ, बाकी तो मेरा 3 बजे के बाद फ्री हो जाता हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डे आफ्टर टुमारो मेरा क्लास नहीं है, अभी बता देता हूँ। ठीक है, कल है, डे आफ्टर टुमारो नहीं है। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो आई थिंक थर्सडे आता है, बराबर ना? हाँ, फ्राइडे को रहेगा, फिर से कोल्हापुर में ही है तो टेंशन नहीं है। ठीक है, फ्राइडे को है वापस, सैटरडे को भी है। चलो